आज जो हमने फिनाले देखा उसने लिटरली सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। मल्टीपल शॉकिंग डेथ, किलर स्टॉर्म, इमोशनल फादर एंड सन बिट्रेयल और इतने सारे नए मिस्ट्रीज की आंसर मिलने के बजाय और भी क्वेश्चन खड़े हो गए। लेकिन अगर आपको लगा कि ये एपिसोड बस कैओस था तो रुक जाइए। इस फिनाले में बहुत सारे हिडन क्लूज छुपे हुए हैं जो शायद पूरी सीरीज का बिगेस्ट सीक्रेट रिवील करते हैं और इसी वीडियो में हम उन्हीं क्लूज को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल पर अवेलेबल बाकी टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, क्योंकि मैंने अलग अलग थ्रिलर, मिस्ट्री और क्राइम सीरीज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में अरेंज करके रखी है। सीजन फिनाले का पूरा बिल्डअप एक ही चीज़ के अराउंड था, सैक्रिफाइस्ड चिल्ड्रंस के बोन्स। ये नॉर्मल बोन्स बिल्कुल नहीं है। सीजन 1 में तबीता ने लाइट हाउस के अंदर जो विजन देखा था उसमें दीवारों पर कुछ साल लिखे हुए नजर आए थे। मुझे आज भी लगता है कि ये ईयर्स प्रीवियस साइकिल के बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हर साइकिल में ऑलमोस्ट वही स्टोरी रिपीट होती है, कैरेक्टर्स बदल जाते हैं लेकिन उनके रोल्स वही रहते हैं और हर नया साइकिल पिछले साइकिल से सिर्फ थोड़ा सा अलग होता है। इसी थ्योरी को एपिसोड 8 में मैन इन येलो भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, जब वो तबीता से कहता है यू आर हेयर बिकॉज यू आर अबाउट टू डू समथिंग यू नेवर हैव डन बिफोर। यानी इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ और शायद वही चीज़ इन सेक्रीफाइस्ड चिल्ड्रंस के बोन्स को रिट्रीव करना था। फिनाले में बॉय इन वाइट सोफिया यानी मैन इन येलो कहता है दिस टाइम यू आर गोइंग टू लूज। इस लाइन का इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है। ये ऑलमोस्ट कंफर्म करता है कि पिछली हर साइकिल में जीत मैन इन येलो की ही हुई थी और हर बार उसकी जीत के बाद साइकिल रीसेट हो गया। एक एंडलेस लूप यानी इन्फिनिटी लूप हमें बॉयड की रिंग पर भी दिखाई देता है ना, और सीजन 1 की केव पेंटिंग में भी है। अगर बोन्स इतने इंपॉर्टेंट थे तो रिचुअल फेल क्यों हुआ? उल्टा सब कुछ और भी डेंजरस कैसे बन गया? एपिसोड 9 में सोफिया क्लारा को एक इंटरेस्टिंग बात बताती है। वो कहती है कि किसी भी रिचुअल में सिर्फ क्या करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, कैसे करते हो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इस रिचुअल का फेल होने के पीछे 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। थ्योरी नंबर 1, सभी बोन्स मिले ही नहीं। एपिसोड 9 में तबीता जब तालिस्मैन को देखती है हमें उसका एक क्लोजअप शॉट मिलता है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो उस पर टोटल 8 नॉचेस बनी हुई हैं। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे हर नॉच एक सैक्रिफाइड चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करती हो। लेकिन जब जेड को अंकोए चिल्ड्रंस के विजन दिखते हैं वहाँ सिर्फ 7 बच्चे नजर आते हैं। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है। एक बच्चा बच गया था और अगर एक चाइल्ड सर्वाइव हुआ था तो उसके बोन्स भी मिसिंग होंगे। शायद इसी वजह से रिचुअल कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ और हो सकता है इसी वजह से हर साइकिल में हमेशा एक सर्वाइवर भी होता है, पहले विक्टर, अब शायद ईथन। लेकिन मान लीजिए ये थ्योरी गलत हो तो भी 2 और पॉसिबिलिटी बची हुई हैं और ऑनेस्टली उसमें से तीसरी थ्योरी सबसे ज़्यादा डेंजरस लगती है। थ्योरी नंबर 2, रिचुअल गलत तरीके से किया गया। सोफिया ने पहले ही हिंट दिया है कि रिचुअल सिर्फ एक्शंस का नाम नहीं होता, हर रिचुअल का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। हो सकता है जेड और तबीता से कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई हो या फिर उन्होंने रिचुअल का कोई इम्पोर्टेंट स्टेप स्किप कर दिया हो। अभी तक हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं रिचुअल का कंप्लीट प्रोसीजर क्या था, इसलिए इस पॉसिबिलिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे पर्सनली जो थ्योरी सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है वो है तीसरी। थ्योरी नंबर 3, रिचुअल अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। एपिसोड के एंड तक हम एज्यूम कर सकते हैं कि जेड और तबीता टनल से जिंदा बाहर निकल आए हैं और उनके पास वो बोन्स भी हैं। लेकिन असली सवाल ये है अब उन बोन्स का करना क्या है? क्या सिर्फ उन्हें रिट्रीव करना ही रिचुअल था या फिर ये सिर्फ पहला स्टेप था? मुझे लगता है ये रिचुअल अभी खत्म ही नहीं हुआ है और इसका अगला स्टेज डायरेक्टली कनेक्टेड है लेक ऑफ टीयर से। एपिसोड 2 में ईथन को जो जिम का विजन दिखाई दिया था उसमें जिम उसे लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन उस विजन में एक और अजीब चीज थी। जिम बार बार जंगल की तरफ देख रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और फिर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के वो अचानक गायब हो जाता है। उस वक्त सोफिया सारा के साथ टाउन में थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मैन इन येलो का डिस्गाइज था। और ऑनेस्टली सेटलमेंट के पास जो लेक है
मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वही लेक ऑफ टीयर्स है। सीजन 1 में जब ईथन सीजर से उठता है, वो एक स्ट्रेंज विजन डिस्क्राइब करता है। उस विजन में उसने लेक ऑफ टीयर्स देखा था और उसके बाद एक स्पाइडर। और अगर आप पूरी सीरीज देखें तो स्पाइडर ऑलमोस्ट हर जगह रिपीटेडली दिखाई देते हैं। बॉयड और सारा का स्पाइडर फॉरेस्ट, विक्टर की ड्राइंग, जेड के मशरूम विजन्स, हर जगह स्पाइडर का कनेक्शन मिलता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि असली लेक ऑफ टीयर्स का रिलेशन भी स्पाइडर से हो, और सेटलमेंट वाले लेक में ऐसा कोई कनेक्शन नज़र नहीं आता। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी है। लेक ऑफ टीयर्स और स्पाइडर का कनेक्शन मुझे एक नर्सरी राइम याद दिलाता है, द इट्सी बिट्सी स्पाइडर। पहली नज़र में ये बस एक चिल्ड्रंस राइम लगती है, लेकिन अगर सिंबोलिज्म देखा जाए तो पैटर्न एग्जैक्टली फ्रॉम की स्टोरी जैसा है। स्पाइडर ऊपर चढ़ता है, गिर जाता है, फिर दोबारा वही जर्नी स्टार्ट करता है, एक एंडलेस साइकिल, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैन इन येलो हर बार किसी न किसी फॉर्म में वापस आ जाता है, चाहे उसे कितनी भी बार रोकने की कोशिश की जाए। और अगर ये थ्योरी सही है तो शायद इन बोन्स का फाइनल डेस्टिनेशन लेक ऑफ टीयर्स ही है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाला एक और क्लू भी सीजन 1 में मिलता है। याद है जब ईथन का फिंगर पपेट नॉर्मन मर जाता है, तब ईथन कहता है कि फेरीज नॉर्मन को लेक ऑफ टीयर्स ले जा सकती हैं, जहां वो दोबारा ठीक हो जाएगा। सीरीज में ईथन कई बार रिपीट करता है कि लेक ऑफ टीयर्स में हीलिंग पावर्स है, इसी वजह से वो अपने फादर को भी वहां ले जाना चाहता था। लेकिन अगर लेक ऑफ टीयर्स सिर्फ हील नहीं करता बल्कि लाइफ वापस भी दे सकता हो, तो क्या पता वही जगह सेक्रीफाइस चिल्ड्रंस को रिवाइव कर सके। और अगर ऐसा हुआ तो शायद वो मिसिंग 8th चाइल्ड भी फाइनली उनसे दोबारा मिल पाए। फिनाले का सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब अचानक दिन में सीधा रात हो जाती है और उसी पल मॉन्स्टर जेड और तबिता के पीछे पड़ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सोफिया की पावर थी? और अगर हाँ, तो फिर वो हर वक्त रात क्यों नहीं कर देती? मुझे लगता है इसका आंसर इस दुनिया के रूल्स में छुपा हुआ है। मैं सीजन 1 से एक थ्योरी मानता आ रहा हूँ कि ये टाउन हमेशा दो अपोजिट फोर्सेस के बीच में खींचतान में फंसा हुआ है, गुड और इवल। जब बुराई हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है तब कोई अच्छी चीज़ हो जाती है, और जब सब कुछ ठीक लगने लगता है तब अचानक से नई ट्रेजेडी आ जाती है। जैसे ये जगह हर हाल में बैलेंस मेंटेन करना चाहती हो, और पूरी स्टोरी में इसके कई मतलब निकलते हैं। याद कीजिए, जब बॉयड जंगल में खो गया था उस वक्त उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त वो स्टोन हट मिलती है जहां पहली बार तालिस्मन्स मिलते हैं। या फिर डोना का सीन, सबको लग रहा था कि वो मरने वाली है, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पर वो बच जाती है। और फिनाले में हमें इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जब मॉन्स्टर्स जेड और तबिता को ऑलमोस्ट घेर लेते हैं तब अचानक अर्थक्वेक आ जाता है, और वही अर्थक्वेक उनके लिए एक नया एस्केप रूट बना देता है। स्टोरी टेलिंग की लैंग्वेज में इसे कहते हैं ड्यूस एक्स मशीना। लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है गॉड फॉर द मशीन, यानी जब कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से सॉल्व हो जाए। नॉर्मली राइटर्स इस टेक्निक को अवॉइड करते हैं, लेकिन फ्रॉम बार बार राइटिंग और स्टोरी टेलिंग के कॉन्सेप्ट को अपनी माइथोलॉजी का हिस्सा बनाता आया है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अर्थक्वेक बस कोइंसिडेंस था, बल्कि ये किसी हायर फोर्स का इंटरवेंशन था। और अगर मेरी थ्योरी सही है तो इस मेटाफोरिकल रॉप के एक साइड पर बॉय इन वाइट है और दूसरी तरफ पे मैन इन येलो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेस हैं, बिल्कुल लॉस्ट के जैकॉब और मैन इन ब्लैक की तरह। एक प्रोटेक्ट करना चाहता है, दूसरा सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसलिए असली गेम ह्यूमंस के थ्रू खेली जा रही है। हम सब सिर्फ चेस बोर्ड के पीसेज हैं, और मैन इन येलो भी लॉस्ट के मैन इन ब्लैक से काफ़ी मिलता जुलता लगता है। दोनों डेड लोगों के रूप ले सकते हैं, दोनों लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, और दोनों एस्केप का प्रॉमिस देकर उनसे डेंजरस काम करवाते हैं। इसी मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें एल्गिन के साथ देखने को मिलता है। सोफिया उसे कहती है कि डार्कनेस का मतलब है एंड बहुत करीब है, और एंड हमेशा मैसी होता है, लेकिन एल्गिन उसकी डील एक्सेप्ट नहीं करता। उसका मानना है कि ये पूरी जगह गॉड का टेस्ट है और वो किसी अननोन एंटिटी की बात मानकर बुराई नहीं करेगा। इसी डिसीजन की वजह से उसकी जान चली जाती है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि एल्गिन की स्टोरी यहाँ ख़त्म हुई है, और इस बात पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे।
अब फिनाले के एंड तक टाउन की कंडीशन शायद पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। मैरले और एल्गिन मर चुके हैं, फातिमा गायब है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तालिस्मैन भी फार अवे ट्री के अंदर फेंक दिए गए हैं। अब टाउन के पास बचा ही क्या है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये पहली बार नहीं हुआ। जब बॉयड पहली बार टाउन में आया था तब भी किसी के पास तालिस्मैन नहीं थे। उस वक्त लोग रात के होते ही अंडरग्राउंड बंकर्स में छुपकर सरवाइव करते थे। बाद में बॉयड को जंगल में तालिस्मैन मिले और तब जाकर उनकी लाइफ थोड़ी सेफ हुई। इसलिए मुझे लगता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, दोबारा वही बंकर सिस्टम को यूज़ करना। सेटलमेंट अब प्रैक्टिकली डेथ ट्रैप बन चुका है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी और है, हो सकता है सोफिया ने जानबूझकर कोई तालिस्मैन पीछे छोड़ दिया हो या फिर फार अवे ट्री से वो किसी और जगह टेलीपोर्ट हो गए हो। वैसे भी अब तक हमें फार अवे ट्री के रूल्स प्रॉपरली समझ नहीं आए। एक ही ट्री तबीता को लाइट हाउस ले जाता है और डाले को मोटल के स्विमिंग पूल के कंक्रीट के अंदर। मतलब डेस्टिनेशन कब और कैसे डिसाइड होती है ये अभी भी एक कंप्लीट मिस्ट्री है। लेकिन फिजिकल डेंजरस से भी बड़ा थ्रेट अब टाउन के अंदर शुरू होने वाला है। लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। जेड के मशरूम विजन में उनके यंगर वर्जन ने कहा था कि हर साइकिल में टाउन उसके और तबीता के अगेंस्ट हो जाता है और ऑनेस्टली उसके लिए इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता। बॉटल ट्री तोड़ने का आइडिया जेड का था, उसके बाद से प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ती ही गई। ऊपर से सोफिया पहले ही लोगों के दिमाग में ये बात डाल चुकी है कि असली मुसीबत जिम और तबीता के आने के बाद शुरू हुई। इसलिए मुझे लगता है सीजन 5 में मॉन्स्टर से पहले टाउन के लोग ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल, सोफिया का क्या होगा? लास्ट टाइम जब हमने उसे देखा था वो सारे टालिस्मैन फार अवे ट्री के अंदर फेंक रही थी। अब क्या वो दोबारा टाउन में सोफिया के रूप में लौटेगी? हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये काफ़ी रिस्की लगता है। सोचिए, एल्गिन मर चुका है, रोप लैडर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, तालिस्मैन भी गायब है। ऐसे में अगर सोफिया वापस आती है तो लोगों को उस पर शक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैं मैन इन येलो होता तो मैं एक और ज़्यादा इंटेलिजेंट मूव करता। मैं एल्गिन का रूप ले लेता। और इसी थ्योरी को सपोर्ट करने वाली एक इम्पॉर्टेंट बात भी है, सोफिया ने क्लारा को स्पेसिफिकली एल्गिन की बॉडी डिस्पोज करने के लिए कहा था। अगर बॉडी ही नहीं मिलेगी तो टाउन वालों को पता कैसे चलेगा कि एल्गिन मर चुका है? और हम पहले ही देख चुके हैं कि मैन इन येलो डेड लोगों की अपीयरेंस ले सकता है। अगर वो एल्गिन बनकर टाउन में वापस आता है तो वो आराम से ब्लेम सोफिया पर डाल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पास वो पोलराइड भी है, वही पोलराइड जिसमें सोफिया नज़र आ रही है। अगर वो ये फ़ोटो सबको दिखा दे तो पूरा टाउन उसकी बात मान भी सकता है और क्लारा भी उसकी स्टोरी को सपोर्ट कर देगी। मतलब एक ही मूव में मैन इन येलो खुद भी टाउन के अंदर रहेगा और सोफिया को भी विलन बना देगा। वैसे उस पोलराइड में एक और मिस्टीरियस वूमन भी नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों का मानना है कि वो स्टोरी वॉकिंग वाली जूली हो सकती है। ऑनेस्टली इमेज इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर ये थ्योरी सच निकली तो सीजन 5 में हमें जूली का टाइम ट्रैवल डायरेक्टली सोफिया के पास्ट से कनेक्टेड होते हुए देखने को मिल सकता है। एक और पॉसिबिलिटी भी है, हो सकता है सोफिया किसी बिल्कुल नए इंसान का रूप में टाउन में एंट्री करे। और ये भी काफ़ी बिलीवेबल लगता है क्योंकि जिम, पेस्टन, डुन, मैरले और रॉजर की डेथ के बाद अभी तक कोई नए लोग टाउन में आए नहीं हैं। नॉर्मली हर साइकिल में नए अरेवल होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सीजन 5 में नए कैरेक्टर्स का आना ऑलमोस्ट पक्का है और ऑब्वियसली मैन इन येलो उन्हें भी अपने गेम का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करेगा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी की है स्टोरी वॉकिंग। सच कहूँ, इस सीज़न में एक चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, स्टोरी वॉकिंग। सीज़न 3 के एंडिंग में इस कॉन्सेप्ट को इतना बिल्डअप दिया था, लेकिन सीज़न 4 में हमें इसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ देखने को मिला। अब जब टाउन अपनी वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच चुका है, मुझे लगता है जूली के पास स्टोरी वॉकिंग कंटिन्यू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना रिस्क करनी पड़े। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी वही है, जूली को अभी तक ये कंट्रोल ही नहीं है कि वो किस मोमेंट पे ट्रैवल करे। उसके अपने बुकमार्क्स प्रॉपरली यूज़ करना सीखना होगा और मुझे लगता है इसमें उसकी हेल्प करेगी एलोइस, विक्टर की सिस्टर। उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं और इसी वजह से पूरी सीरीज़ में सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड बनी हुई है। क्या वो रियल वर्ल्ड में पहुंच गई थी? क्या वो जंगल में कहीं जिंदा है? या फिर क्या वो सालों से स्टोरी वॉकिंग में फंसी हुई है? मुझे पर्सनली लास्ट वाली थ्योरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि सीरीज़ बार बार हमें बताती है कि हर साइकिल में लोग एक जैसे रोल रिपीट करते हैं। अगर तबीता मिरिंडा का रोल रिपीट कर रही है
और ईथन विक्टर का, तो लॉजिकली जूलिस एलोइस का रोल रिपीट कर सकती है। और अगर जूली स्टोरी वॉकर है तो फिर एलोइस भी शायद स्टोरी वॉकर ही थी। और अगर ऐसा है तो सीजन 5 में एलोइस फाइनली सारे आंसर देने वाली कैरेक्टर बन सकती है। लेकिन स्टोरी वॉकिंग ही इकलौती मिस्ट्री नहीं है। सीजन 4 में 2 और अजीब इंसिडेंट हुए थे जिनका आंसर हमें अभी तक नहीं मिला। पहला, किचन के कैबिनेट्स का अपने आप हिलना, और दूसरा, बॉयड की वेडिंग रिंग का अचानक कॉलोनी हाउस की सीढ़ियों पर गिरना। पहली नज़र में मुझे लगता है कि शायद ये किसी स्टोरी वॉकर का काम है, लेकिन इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम है। हम पहले ही देख चुके हैं कि जब जूली स्टोरी वॉक करती है तो कुछ लोग उसे देख भी सकते हैं। जिम ने उसे देखा था, मार्टिन ने भी, मैन इन येलो ने भी, वेट्रेस मॉन्स्टर ने भी। मतलब स्टोरी वॉकर कंप्लीटली इनविजिबल नहीं होते। तो फिर कैबिनेट्स किसने हिलाए और बॉयड की रिंग किसने गिराई? फिलहाल इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई फोर्स, चाहे वो गोस्ट हो, पैरेलल टाइमलाइन का कोई इंसान हो या किसी और डायमेंशन की एंटिटी हो, टाउन के लोगों को क्लू देने की कोशिश कर रहा है। सीरीज एक बात बार बार रिपीट करती है, वंस अ स्टोरी हैज बीन टोल्ड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब स्टोरी वॉकर डायरेक्टली पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि वो प्रेजेंट में जी रहे कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस जरूर कर सकें। और अगर ये पॉसिबल है तो शायद इसी तरह फ्यूचर में पूरा साइकिल ब्रेक होगा। अब बात करते हैं फातिमा की। अगर किसी कैरेक्टर ने इस शो में सबसे ज़्यादा सफरिंग झेली है तो वो फातिमा है। पहले फेल्ड प्रेगनेंसी, फिर इस्माइली का जन्म, और अब धीरे धीरे उसका मॉन्स्टर में बदलना। फिनाले की शुरुआत में फातिमा और मैरिले क्लिनिक में होती हैं, तभी एक फैमिलियर फेस उनके सामने आता है, इस्माइली, वही क्रिएचर जिसे फातिमा ने सीजन 3 के एंड में जन्म दिया था। लेकिन फातिमा और इस्माइली का कनेक्शन सिर्फ बर्थ तक लिमिटेड नहीं है। प्रेगनेंसी के बाद फातिमा की बॉडी पर अजीब वेन्स दिखने लगती हैं, और जब कैनी पर इस्माइली अटैक करने वाला होता है, फातिमा कुछ पल के लिए इस्माइली की आंखों से देख पा रही थी। इतना ही नहीं, उसने इस्माइली को 1 सेकंड के लिए रोक भी दिया था। ये नॉर्मल कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, और सिचुएशन तब और भी ज़्यादा डेंजरस हो गई जब क्लारा ने फातिमा को वो टी पिलाई जिसमें सोफिया का कॉन्टेमिनेटेड ब्लड मिला हुआ था। अगर ये एजम्पशन सही है तो मैन इन येलो का इन्फ्लुएंस अब फातिमा के अंदर भी पहुंच चुका है, और अगर ऐसा है तो सोफिया उसे भी विजन दिखा सकती है, बिल्कुल हेनरी की तरह। इसी बीच अर्थक्वेक की वजह से तालिस्मैन दीवार में गिर जाता है और इस्माइली क्लिनिक के अंदर आ जाता है। वो फातिमा को देखकर एक अजीब वर्ड बोलता है, मदर, और उसके तुरंत बाद वो मैरले को ब्रूटली मार देता है। लेकिन यहाँ सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ उसके बाद होती है। फातिमा की स्क्रीम एक इंसान की नहीं लगती, उसमें मॉन्स्टर्स जैसी आवाज़ सुनाई देती है, और इस्माइली भी उसे तुरंत नहीं मारता, बस एक वर्ड बोलता है, इंटरेस्टिंग, जैसे उसे ऑलरेडी पता था कि फातिमा भी उसकी तरह बन रही है। एपिसोड का एंड में फातिमा अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए मॉन्स्टर फॉर्म में मॉन्स्टर्स का सामना करती है ताकि बाकी लोग टनल से बाहर निकल सकें। लेकिन सबसे इमोशनल लाइन उसकी एक होती है, रिमेंबर हु आई वाज। ये लाइन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट लगती है। इसका मतलब शायद ये नहीं है कि फातिमा तुरंत अपनी आइडेंटिटी खो देगी, बल्कि वो धीरे धीरे मॉन्स्टर की तरह अपना ह्यूमन साइड भूलती चली जाएगी, और इसी वजह से वो सबको याद दिलाना चाहती है कि वो कभी फातिमा थी। लेकिन फातिमा की स्टोरी शायद यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक और थ्योरी है जो फिनाले के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। फातिमा ही फ्यूचर की किमोनो वुमन बनने वाली है। पहले इस स्टोरी के पास सिर्फ एक वीक क्लू था, दोनों के कपड़ों का कलर मिलता जुलता था, लेकिन अब एविडेंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। किमोनो वुमन नॉर्मल मॉन्स्टर जैसी नहीं है, वो दिन के टाइम पे भी अपीयर कर सकती है, जबकि बाकी मॉन्स्टर सिर्फ रात में निकलते हैं। और अब जब फातिमा मैन इन येलो के इन्फ्लुएंस में आ चुकी है तो मुमकिन है कि वो भी एक अलग कैटेगरी की एंटिटी बनने वाली है। अगर ये थ्योरी सच हुई तो सिचुएशन और भी ज़्यादा माइंड बेंडिंग हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब होगा फ्यूचर की फातिमा ही पास्ट में फातिमा के किडनैपिंग इवेंट का हिस्सा थी। उसने ही एल्गिन को मैनिपुलेट किया, उसने ही इस्माइली के बर्थ में हेल्प की, और फिर नेक्स्ट साइकिल में वही ये सब रिपीट करेगी। एक और एंडलेस लूप, बिल्कुल उसी तरह जैसे पूरा शो हमें शुरू से दिखाता आ रहा है। फिनाले का सबसे इमोशनल मोमेंट, अगर किसी एक सीन ने दिल तोड़ दिया तो वो था हेनरी और विक्टर का। पूरे सीजन में हेनरी एक ही चीज़ से लड़ रहा था, रियलिटी से। सोफिया के ब्लड से कॉन्टामिनेटेड ड्रिंक पीने के बाद उसे बार बार विजन दिखने लगते हैं। उस विजन्स में वो खुद को रियल वर्ल्ड में देखता है और उसे लगता है कि वो असल में कोमा में है।
उसके हिसाब से फ्रॉम का ये टाउन सिर्फ एक फेक रियलिटी है और अगर उसे वापस रियल वर्ल्ड में जाना है तो उसे उस चीज़ को ख़त्म करना होगा जो उसे इस दुनिया से बांध के रखे हुई है। उसकी विजन के मुताबिक वो चीज़ है उसका बेटा विक्टर। सोचिए, एक बाप जो सालों बाद अपने बेटे से मिला अब उसी को मारने के लिए कन्विंस हो चुका है और ये डिसीजन उसने एक दिन में नहीं लिया। कई एपिसोड तक वो खुद से लड़ता रहा, हर बार उसके अंदर गिल्ट और डाउट दोनों थे, लेकिन फिर उसे विक्टर के पिच कैन में छुपी बुलेट्स मिलती हैं। बॉयड पहले ही सारी गन्स और बुलेट अलग कर चुका था ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके, लेकिन विक्टर ने सालों तक कुछ बुलेट संभाल के रख ली थी। हेनरी के लिए ये सिर्फ बुलेट्स नहीं थी, ये उसके विजन्स का कंफर्मेशन था। उसके हेल्यूसिनेशन वाले विक्टर ने उसे पहले ही कहा था जो कुछ तुम्हें चाहिए होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, और जब बुलेट्स मिल गई हेनरी को लगा कि उसका विजन सच बोल रहा है। इसीलिए वो गन लेकर विक्टर के सामने खड़ा हो जाता है और ऑनेस्टली ये पूरे फिनाले का सबसे हार्ट ब्रेकिंग बिट्रेयल था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हेनरी ने विक्टर से प्रॉमिस किया था कि अब सब ठीक हो जाएगा, कि इस बार वो अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, और अब वही बाप ट्रिगर दबाने वाला है। एक पल के लिए मुझे सच में लगा कि विक्टर बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी ईथन बीच में आ जाता है और सिचुएशन कंप्लीटली बदल जाती है। फाइनल शॉट में हम देखते हैं विक्टर हेनरी के ऊपर बैठा हुआ है और हेनरी सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहा है, आई एम सॉरी। ये सिर्फ एक एपोलॉजी नहीं है, ये उस गिल्ट का वेट है जो शायद हेनरी जिंदगी भर नहीं उतार पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस इंसिडेंट के बाद क्या होगा? क्या हेनरी को लॉक कर दिया जाएगा? क्या विक्टर कभी उसे माफ कर पाएगा? या फिर ये दोनों मिलकर नेक्स्ट सीजन में किसी और बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे? पर्सनली मुझे लगता है कि हेनरी की स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए अगर सीजन 5 में इलोइस वापस आती है तो हेनरी का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब बस एक ही सीजन बचा है, सीरीज का फाइनल चैप्टर, और ऑनेस्टली अब राइटर्स के पास सिर्फ मिस्ट्रीज बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है, अब आंसर देने का वक्त आ चुका है। मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जूली की स्टोरी वॉकिंग जर्नी के लिए। अगर वो टाउन के अलग अलग टाइम पीरियड्स में ट्रैवल करती है तो शायद हमें फाइनली पता चले ये साइकिल शुरू कैसे हुई थी। सेक्रीफाइस चिल्ड्रंस का असली राज क्या है, मैन इन येलो का ओरिजिन क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस नाइटमेयर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है या कोई और हिडन पाथ भी एग्जिस्ट करता है। एक बात तो पक्की है, ये फिनाले आंसर से ज़्यादा क्वेश्चन देकर गया, लेकिन शायद यही इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। हर एपिसोड के बाद थ्योरीज और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब मैं जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी कौन सी है? क्या बोन्स को लेक ऑफ टीयर्स तक ले जाना होगा? क्या फातिमा ही नेक्स्ट किमोनो वुमन बनेगी, या फिर इलोइस ही वो मिसिंग पीस है जो पूरी पजल सॉल्व कर देगी? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।